सुप्रभात बच्चों, मैं लवकेश गुप्ता, टीजीटी हिंदी, माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल, पेंडा रोड, छत्तीसगढ़ से। हम सभी ने कभी न कभी सफ़र करते हुए कभी अपने गांव या अपने शहर में नदियों को अवश्य देखा हो। और नदियों में जाना, नहाना, खेलना, कूदना, तैरना, ये सब हमें काफ़ी अच्छा लगता है। और ख़ासकर जब हम कभी सफ़र में होते हैं, जब हम सफ़र करते होते हैं या कर रहे होते हैं, जैसे बस से या ट्रेन से, तो हम अक्सर देखते हैं कि हमें बहुत बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देते हैं ट्रेन गुजरती है तो, या जो रेल की पटरी है वो किसी नदी के ऊपर से गुजरती है, पुल से गुजरती है, तो हमें बहुत कई बार बड़ी बड़ी नदियाँ दिखाई देती हैं। तो इसी तरह बच्चों, जो हिमालय है, हिमालय से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, जैसे सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, ऐसे तमाम नदियाँ जो है वहाँ से निकलती हैं। तो इन्हीं के बारे में कक्षा 7 की जो बसंत है उसमें एक पाठ है हिमालय की बेटियाँ, जिसको नागार्जुन जी ने लिखा है। तो हम लोग आज इसी पर चर्चा करेंगे। हिमालय की बेटियां। ये एक निबंध बच्चों, ये एक निबंध है। और इसको लिखा है नागार्जुन जी। तो थोड़ा सा हम लोग पहले निबंध के बारे में जानते हैं। निबंध है, देखिए हमने आपको बताया था कि जैसे कविता होती है, गीत होते हैं, जैसे साहित्य होता है, उसको दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो गद्य और एक पद्य। तो पद्य में जैसे कविता आते हैं, गीत आते हैं, दोहा, चौपाई सब आती हैं, और पद्य में सब आते हैं। गद्य में जैसे कहानी, नाटक, संस्मरण, जीवनी, यात्रा, वृत्तांत, उपन्यास, ऐसे एक और गद्य रचना है बच्चों निबंध। निबंध का मतलब क्या होता है? निबंध दो शब्दों से मिलकर बना है। एक नी का मतलब होता है क्या? नी का मतलब होता है अच्छी तरह। नी का मतलब क्या होता है? नी का मतलब होता है अच्छी तरह। और बंद का मतलब क्या होता है? बंद का मतलब बाधा। मतलब कि जो निबंध है उसका ये मतलब होता है जिसमें जो साहित्यकार है वो अपने विचारों और भावों को बहुत अच्छी तरह से बांध कर और फिर उसके बाद शब्दों में उसको व्यक्त करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं निबंध। और निबंध के बारे में कुछ आलोचकों ने ऐसा भी लिखा है कि जो निबंध होता है उसको पढ़ने से हमें जो रचनाकार है, ठीक है, उसके व्यक्तित्व के बारे में पता चल जाता है। किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व अगर जानना है तो अगर उसने कोई निबंध लिखा है तो आप अगर कोई साहित्यकार है, कोई रचनाकार है, अगर आप उसके व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उनके निबंध को पढ़िए और उनके आप व्यक्तित्व के बारे में जान जाएंगे। अब हम लोग थोड़ा सा नागार्जुन जी के बारे में जान लेते हैं। बच्चों, जो नागार्जुन जी हैं, इनका जन्म 30 जून 1911 को ग्राम तरौनी, जिला दरभंगा, बिहार में हुआ। और इनका असली नाम वैद्यनाथ मिश्र है। बचपन में इनको ठक्कर मिश्र कहा जाता था, इनका नाम था ठक्कर मिश्र। असल में क्या था कि इनके जो पिता थे वो गोकुल मिश्र, तो उनके यहाँ जब भी कोई संतान पैदा होती तो फिर कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो जाती, तो इसीलिए उसका नाम बदल के उन्होंने ऐसी कुछ प्रथा रहती है, तो उस कारण से उनका नाम ठक्कर मिश्र रख दिया। तो और उसके बाद क्या हुआ कि 6 साल की जब इनकी उम्र थी, 6 साल की अवस्था में इनकी माता का देहांत हो गया। तो इनके जो पिता थे वो इनको अक्सर अपने साथ कहीं भी जाते तो इनको अपने साथ ले जाते थे, कहीं भी जाते थे। तो बचपन से इनकी घूमने की आदत पड़ गई, ठीक है। और वही वो घूमने वाला जो कीड़ा था इनके मन के अंदर, वही इनको फिर बाद में बड़े होकर ये हर जगह घूमना फिरना शुरू कर दिया, मतलब घुमक्कड़ी जीवन इनका शुरू हुआ। बाद में शुरू में क्या हुआ कि जब गांव में रहे तो इनकी जो शिक्षा दीक्षा थी वो मैथिल भाषा में थी। बिहार में जो दरभंगा
और पूर्णिया, बेगूसराय, ये जो एरिया है यहाँ एक भाषा है मैथिल भाषा उसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा पंजाबी भाषा है ना, और आपका भोजपुरी भाषा, ऐसे ही बहुत सारी, अवधी है, ब्रज है, ऐसे ही एक मैथिल भाषा भी है, ठीक है। तो जो उसका क्षेत्र है ये पूर्णिया, बेगूसराय, ठीक है, नौगछिया, ये एरिया है बिहार का, ठीक है, उत्तरी बिहार में पड़ता है ये। तो वहाँ जो है मैथिल भाषा में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। वहाँ से फिर संस्कृत पढ़ने के लिए बनारस आ गए, और संस्कृत अध्ययन करते करते क्या हुआ, वहाँ आर्य समाज के लोग थे, तो आर्य समाज जो है उससे काफ़ी ये प्रभावित हुए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इन वहीं वहीं रहते हुए इन ये बौद्ध धर्म है, बौद्ध दर्शन है, ठीक है ना, उसकी तरफ इनका झुकाव हो गया बाद में। तो इन्होंने क्या किया कि वहाँ से ये निकले, और फिर उसके बाद घूमते फिरते ये कहाँ पहुँचे, श्रीलंका पहुँचे। और श्रीलंका पहुंचकर इन्होंने विद्यालंकार परिवेण एक जगह है, वहां जाकर इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, और फिर अपना नाम इन्होंने नागार्जुन रख लिया। शुरू में जब ये मैथिल में कविता लिखते थे तो मैथिल भाषा में तो यात्री नाम से कविताएं लिखते थे, और फिर जब काशी में गए, बनारस में, तो वहाँ ये वैदेह नाम से लिखते थे, और नागार्जुन मतलब ये इनके उपनाम है जिस नाम से ये कविताएं लिखते थे। जो राहुल सांकृत्यायन है उनको अपना बड़ा भाई मानते थे, और राहुल सांकृत्यायन और नागार्जुन आप दोनों ही गुरु भाई, मतलब एक ही जगह से इन्होंने गुरु दीक्षा ली, क्योंकि उन्होंने भी बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, ठीक है। और मैथिल, संस्कृत, हिंदी, बंगला और पाली, बहुत सारी भाषाओं का इनको ज्ञान था, और इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं। इन्होंने कविताएं लिखी, कहानियाँ लिखी, संस्मरण लिखे, और निबंध भी लिखे, उपन्यास लिखे। जैसे युगधारा इनका बहुत ही प्रचलित काव्य संग्रह है, प्यासी पथराई आंखें इनका उपन्यास है, एक बलशनामा करके इनका उपन्यास है। तो ऐसे ही बहुत सारा साहित्य सृजन इन्होंने किया, और इनको साहित्य अकादमी के साथ बहुत सारे पुरस्कार मिले। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है, साहित्य का एक बहुत बड़ा पुरस्कार होता है, वो उससे इनको सम्मानित किया गया, और भी बहुत सारे इनको पुरस्कार मिले हैं। और बच्चों, नागार्जुन को साहित्य जगत में बाबा के नाम से बुलाया जाता है, इनको बाबा नागार्जुन कहा जाता है। ये बहुत मतलब याद रखने वाली बात है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कि नागार्जुन को बाबा कहा जाता है। जैसे हम लोग तुलसीदास जी को गोस्वामी तुलसीदास, ये उनका मतलब एक जैसे लक़ब होता है, एक उपाधि है, ठीक है ना, एक सम्मान है साहित्य जगत में। नागार्जुन को बाबा नागार्जुन, बाबा के नाम से जानते हैं लोग। इनकी कविता बहुत अच्छी है कि मतलब अकाल जब पड़ा था उस बीच में, चूंकि ये सभी लोग कब के हैं, ये 1911 मतलब 1911, तो 1911 आज़ादी के बहुत पहले का समय है। तो उसके बाद जब हमारे देश में अकाल पड़ा तो उस समय क्या परिस्थिति थी, और क्या है कि ये एक ऐसे रचनाकार थे, नागार्जुन एक ऐसे रचनाकार हैं कि जो मतलब साहित्यकार होने के साथ साथ इन्होंने जो राजनीतिक आंदोलन है उसमें भी बहुत सक्रिय भागीदारी, जैसे कि बिहार में किसान आंदोलन हुआ, ठीक है, स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में, और चंपारण आंदोलन हुआ, और जेपी आंदोलन हुआ, वहाँ बड़ी सक्रिय भागीदारी इन्होंने निभाई। और इनकी जो रचनाएं हैं उनमें आम जनजीवन और प्राकृतिक परिदृश्य का भरमार है, ठीक है, आम लोगों के जनजीवन की जो दुख दर्द है, क्योंकि ये प्रगतिशील विचारधारा के कवि है, ठीक है, क्योंकि जमीन से जुड़े हुए कवि हैं ये। तो इनकी रचनाओं में आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। हिमालय की बेटियां, तो यहाँ बेटियां किसे कहा गया है, यहाँ बेटियां हिमालय से निकलने वाली नदियों को कहा गया है, ठीक है। जैसे हिमालय से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, जैसे सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास, सतलज, गंडक, कोसी, ऐसे तमाम नदियाँ हैं। इन नदियों को यहाँ पर बेटियां कहा गया। तो आइए पाठ की तरफ चलते हैं लोग। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। तो जो निबंधकार हम कह रहे हैं कि अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, दूर से नदियों को देखा था, दूर से बड़ी गंभीर, शांत, बहुत ही गंभीर और शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। ऐसा लगता था कि अपने आप में खोई हुई। अक्सर देखिए जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं चुपचाप, ठीक है, तो हम यह खोया हुआ, तो हमें क्या लगता है, एकदम जो कोई कहीं खोया हुआ रहता है तो एकदम शांत रहता है, ठीक है, उसके मन में बहुत कुछ चल रहा होता है लेकिन वो शांत रहता है। ऐसी नदियाँ दूर से देखने पर कैसे एकदम शांत दिखती हैं। असल में उनका वेग बहुत तेज होता है लेकिन दूर से ऐसा प्रतीत नहीं होता, ठीक है। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। अब ये कह रहे हैं उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे, ठीक है।
श्रद्धा देखिए बच्चों ऐसे लिखा है। आदर का मतलब होता है सम्मान। श्रद्धा का मतलब है कि जब किसी के प्रति हमारे मन में एक पूजनीय भाव पैदा हो, ठीक है, पूजा करने का भाव, ठीक है, या हम उसको दैवी गुणों से युक्त मानते हैं तो हमारे मन में उसके प्रति श्रद्धा के भाव बढ़ते हैं। तो नदियों को तो हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति वैसे भी पूजने की प्रथा रही है, हम लोग नदियों को माता मानते हैं, ठीक है, उनकी पूजा करते हैं। आइए आगे देखते हैं। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। तो ये कहने कि जब मैं उनकी धारा में, बहते हुए जल में जब मैं डुबकियां लगाता था तो मुझे जैसे माँ हो गई, मेरी मौसी या मेरी जो मामी है, ऐसा लगता था कि मैं उनकी गोद में बैठा हूँ, ठीक है, मतलब इतना प्रेम था। और अक्सर ऐसा होता है जब हम हमारे गाँव में, हमारे शहर में, ठीक है, या जब हम कभी सफ़र करते हैं तब हम देखते हैं नदियों को, तो हम जब कभी नहाने के लिए किसी नदी में जाते हैं तो वहाँ बहुत उछल कूद मचाते हैं, ठीक है, नदियों में खूब उछल कूद मचाते हैं, खूब मस्ती करते हैं और नहाने का तो पूरा प्रयास करते हैं, ठीक है। हमें ये भी नहीं लगता कि गहरा होगा कि नहीं, क्योंकि हम बस देखते हैं एकदम बेचैन हो जाते हैं, उतावले हो जाते हैं, बस एक बार नदी में जाके डुबकी लगाएं, ठीक है। तो नदियों से हम सबका एक बड़ा जुड़ाव है हम सबका, ठीक है, खासकर हम भारतीय लोगों का बड़ा ही जुड़ाव है, ठीक है। आगे देखिए। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। तो ये बोल रहे हैं कि जब मैं हिमालय की तरफ गया तो इस बार जो नदियों को मैंने बड़ा ही शांत और गंभीर देखा था, इस बार उनका एक और रूप, ठीक है, मेरे सामने था। और वो क्या था? मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा नदी को कहा जा रहा है, ठीक है ना। इस पाठ में, आप पूरे पाठ में देखेंगे कि जो पाठ में जो निबंधकार हैं वो हर जगह जो पहाड़ है, नदियां हैं, पेड़ पौधे हैं, उन सब में मानवीय भावनाएं जो होती हैं, जैसे कोई मनुष्य हरकत करता है, ठीक है, वैसे ही उन भावनाओं को उनसे जोड़ते हैं। इसको मानवीकरण बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि ये हवा तो इतनी चंचल है, हवा ऐसे बह रही है, ठीक है, जैसे मुझे झापड़ मार देगी, ठीक है, हवा मुझे झापड़ मारते हुए निकल गई, ठीक है, बहुत तेज अचानक हवा का झोंका है, मुझे लगकर चला जाए तो मैं कहूँ अरे हवा तो जैसे झापड़ मार दी। कोई हवा कभी झापड़ मार सकती है क्या? ठीक है। और कभी हम कहते हैं कि बारिश की बूंदें ऐसे गिर रही हैं ऊपर, जैसे कोई चेहरे को सहला रहा हो, ठीक है, तो ऐसा हमें लगता है। ये इस तरह की बातें जब हम करते हैं तो ये क्या होता है, प्रकृति पर या किसी निर्जीव वस्तु पर जब हम मानवीय भावनाओं को जोड़ देते हैं, उससे उस पर आरोप करते हैं, तो फिर वो मानवीकरण कहलाता है। इस पूरे पाठ में हमें ये मिलेगा। तो ये कह रहे हैं कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। वो कहते हैं कि जब मैं पहाड़ों में गया, मतलब हिमालय के कंधे पर चढ़ा, मतलब जो हिमालय चोटी पर तो जा नहीं सकते ऊंचाई पर, हिमालय तो बहुत बड़ा है, जब वो हिमालय पर गए तो मैंने गंगा को देखा, ठीक है, उत्तराखंड के आसपास कहीं, तो उन्होंने कहा कि या गंगोत्री में जहाँ से गंगा निकलती है, तो ये दुबली पतली गंगा, एकदम दुबली पतली धारा है वहाँ पर, बहुत ही पतली धारा से गंगा वहाँ निकलती है, ठीक है ना। तो और यही यमुना और सतलुज, जो सतलुज नदी है ये जब उतर कर मैदानों में जाती है, जब पहाड़ों से नीचे उतर कर मैदानों में जाती है, तो विशाल कैसे हो जाती है, ये सोचकर मैं बड़ा हैरान था। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनका इस तरह उछलना कूदना, क्योंकि पानी जब पहाड़ से नीचे उतरता, पहाड़ में पत्थर होते हैं, और जब पहाड़ से पानी नीचे उतरता है तो कैसे होता है, ऐसे 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 उछलता हुआ, तो ऐसा लगता है इनका उछलना जैसे कोई कूद रहा हो, ठीक है। इनका उछलना कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है? मैदान में जाकर। वो कहते हैं कि यहाँ देखता हूँ पहाड़ में तो इनका उछलना कूदना, इनका खिलखिलाना, ऐसा नदी बहती तो पानी से होता कल 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 कल, ऐसा लगता है कि नदियाँ खिलखिला रही हैं, ठीक है ना। उनकी ये भाव भंगिमा अलग अलग रूप धारण करती है। आप पानी को देखिए, कभी पानी चट्टान से टकरा कर ऊपर जाता है, नीचे जाता है, तो उसके अलग अलग रूप बनते हैं, ठीक है ना। आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो धारा कहाँ गायब हो गई। पानी ऐसे उछले और आप उसको देखें नीचे, पता नहीं कहाँ गायब है, फिर आप वहीं पहुँच जाते हैं। तो ये कहाँ गायब हो जाता है? मैदान में जाकर। जब वो मैदानों में पहुंचती नदियाँ, तो ये इनका ये उछलना कूदना है, खिलना कहाँ गायब हो जाता है? असल में जो नदियाँ हैं, जब पहाड़ से उतरती हैं तो वेग अधिक होता है उनका, लेकिन जब वो मैदानों में आ जाती है तो वहाँ पर उनका वेग शांत हो जाता है, ठीक है, तो फिर आराम से बहती हैं। उसी के बारे में कह रहे हैं। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। वो कह रहे हैं कि जब मैं किसी लड़की को देखता हूँ, छोटी लड़की को, उसको सैरानी करते हुए उसकी चंचलता को देखता हूँ, या कि मैं किसी फूल की कली को देखता हूँ, ठीक है, तो तब भी मुझे इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता। कौतूहल का मतलब होता है उत्सुकता। कौतूहल एक शब्द है बच्चों, कौतूहल का मतलब है उत्सुकता, और कौतूहल का मतलब है
उत्सुकता, और विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य। एक और शब्द आया था गायब। गायब का मतलब लुप्त हो जाना, ठीक है। तो मुझे तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना इन बेटियों की बाल लीला देखकर। मतलब तब भी मुझे इतनी उत्सुकता नहीं होती कि ये लोग आगे क्या करेंगे, या आश्चर्य नहीं होता कि ऐसा भी ये कर सकती है शैतानी, ठीक है। या जैसे कली है, पहले तो अधखिली रहती है छोटी सी, फिर बाद में कैसे वो खिल जाती है, तो उनको उस बात का आश्चर्य नहीं होता जितना कि उनको हिमालय से निकलने वाली इन नदियों, इन बेटियों की बाल लीला देखकर। बाल लीला माने वो ये कह रहे हैं कि जब नदियां यहाँ से निकलती हैं पहाड़ों से, तो उनका बचपन होता है, उनकी बाल लीला है, क्योंकि वो निकल रही होती है, दुबली पतली सी धारा होती है, लेकिन बाद में वही नदी जो है विशाल, ठीक है, उसका जो दोनों किनारे बहुत चौड़े हो जाते हैं, ठीक है, विशाल हो जाती है। आगे देखिए, कहाँ ये भागी जा रही है, प्रश्न उठ रहा है बनकर कि कहाँ ये भागी जा रही है, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है, ठीक है, वह कौन सा लक्ष्य है जिसको इन्हें पाना है, इनका टारगेट क्या है, ठीक है, किस चीज को पाना चाहती है, कितनी तेजी से भागी जा रही है, ठीक है ना। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। आश्चर्य की बात है, क्योंकि यहाँ पर आश्चर्य सूचक चिन्ह भी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये नदियां कहाँ भागी जा रही हैं, अपने हिमालय इतना बड़ा, मतलब एक विशाल का पर्वत है, वहां से निकलने वाली नदियां, ठीक है, इनको ऐसी किस चीज की तलाश है, ठीक है, जब ये हिमालय से निकलने के बाद भी अतृप्त हैं, पता नहीं किस चीज को पाने के लिए जा रही हैं। अतृप्त का मतलब होता है बच्चों प्यासा। अतृप्त का मतलब क्या होता है, प्यासा, ठीक है। तृप्त का मतलब क्या होता है, ठीक है, जिसकी प्यास, कुछ लोग मैं भाई अब तो मैं तृप्त हो गया हूँ, ठीक है ना, मैं संतुष्ट हो गया हूँ, ठीक है, लेकिन अभी तक अतृप्त है, ठीक है, अभी तक इसकी प्यास नहीं बुझी। तो ऐसी कौन सी प्यास है, प्यास का संबंध यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये कि जो हिमालय है, आप सब जानते हैं कि हिमालय में क्या बहुत सारे ग्लेशियर है, जब वो पिघलते हैं तो बहुत सारा जल जो है नदियों के माध्यम से, ठीक है, धरती पर उतरता है, ठीक है, खासकर भारत में, ठीक है, और उसके बाद जो है तो इतना सारा जल इनको मिल गया, बावजूद इसके इनकी प्यास नहीं बुझी है क्या, तो ये कहाँ जाना चाहती है, ठीक है। ये कितनी अच्छी बात है, मतलब कितना बेहतरीन तरीके से इन्होंने वर्णन किया है, ठीक है। ऐसा लगता है कि हम हिमालय की बात नहीं करें, नदियों की बात नहीं करें, हम किसी मनुष्य की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी के परिवार की बात कर रहे हैं। आगे देखिए, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा, जब यहाँ इनका पेट नहीं भरा तो भला और कौन होगा जो इनकी प्यास मिटाएगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, ठीक है, अब कह रहे हैं बर्फ जली नंगी पहाड़ियां। बर्फ जली नंगी पहाड़ियों का मतलब क्या होता है बेटा, जो हिमालय का देखेंगे जो पहाड़ियां होती हैं, तो जब बर्फ उनके ऊपर जम जाती है, तो जब गर्मी में बर्फ पिघलती है तो केवल नीचे वाले पोर्शन पर जो ये भाग है, यहाँ आपको बर्फ दिखेगी, ऊपर का जो भाग है यहाँ से बर्फ पिघल कर नीचे आ जाती है, तो नीचे तो आपको बर्फ दिखेगी, लेकिन ये पहाड़ियां कैसे दिखेगी, वो कहेगा कि इस पर बर्फ नहीं होता है, बर्फ नहीं होती है, तो उससे कहा नंगी पहाड़ियां, ठीक है ना। ये देखिए, मतलब यहाँ पर बर्फ नहीं है, ये ऊपरी वाले भाग, ठीक है ना। तो ऐसा लगता है कि बर्फ से जली हुई ये पहाड़ियां हैं, ठीक है ना, ठीक है। आगे देखिए, और क्या है कि जब बर्फ की परत चढ़ जाएगी इस पर और नीचे उसकी वनस्पतियां रहेंगी, तो उन पर जब सूर्य की किरणें ही नहीं पड़ेंगी तो वो सब नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो पहाड़ियां एकदम कैसी बेजान बंजर जैसी दिखती हैं, ठीक है ना, जैसे जल गया हो, जैसे हाथ के जलने के बाद निशान सा पड़ जाता है, वैसे ही दूसरी दिखाई देती है, ठीक है। तो बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां, और जो निचले वाला भाग, ठीक है, उसका जो निचला भाग है, घाटियां क्या होता है, जब दो पहाड़ों के बीच का जो ये भाग है, ये क्या है, घाटियां, ये घाट है, ठीक है, ये घाटियां। तो छोटे छोटे पौधों से, यहाँ का बहुत सारे छोटे छोटे पौधे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पौधे हैं। बंधुर आदित्यकाएं, ठीक है, आदित्यकाओं का मतलब क्या होता है, आदित्यकाओं का मतलब होता है जो पहाड़ होता है, पहाड़ के ऊपर जैसे मान लीजिए पहाड़ है, ये पहाड़ है, इसके ऊपर कहीं पर एक समतल भाग होता है, तो इसको जो है क्या बोलते हैं, आदित्यकाएं, ठीक है। सरसब्ज उपत्यकाएं, ठीक है, सरसब्ज उपत्यकाओं का मतलब क्या है कि सरसब्ज, इसका मतलब है कि पेड़ पौधों से भरी हुई घाटियां, ठीक है। उपत्यकाएं, चोटियों को कहते हैं उपत्यकाएं, ठीक है ना, चोटियां,
उपत्यकाओं का मतलब क्या होता है? उपत्यकाओं का मतलब होता है चोटियां, और अधिकतिकाएं क्या है? ये जो मैदान होता है। बंधु मतलब यहाँ कोई वनस्पति नहीं है, ठीक है, एकदम समतल मैदान है, कोई पेड़ पौधे नहीं यहाँ बीच में आपको मिलेंगे, ठीक है, एकदम समतल मैदान होगा। और ये चोटियां कैसी? सरसब्ज है, मतलब दूर से देखने पर एकदम हरी भरी और पेड़ पौधों से लदी हुई, ठीक है ना। ऐसा है इनका लीला निकेतन, ऐसा है इनका लीला निकेतन, मतलब ये नदियां जहां से गुजरती हैं, जहां से निकलती हैं, तो वो इनका उछलना कूदना बहना वो किस क्षेत्र से होता है? इस तरह से। निकेतन का मतलब होता है घर। निकेतन का मतलब क्या होता है? निकेतन का मतलब होता है घर। ऐसा है इनका घर जहां से ये हिमालय से निकलती हैं, तो किन किन क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। अब वो कह रहे हैं कि जैसे कोई लड़की होती है, जब वो अपने पिता के घर से बहुत दूर चली जाती है, जैसे मान लीजिए कि, तो उसको अपने घर की याद आती है। वैसे कह रहे हैं कि जब ये नदियां यहाँ से दूर चली जाती होंगी, जरा दूर चली जाती है, जहाँ पर देवदार, चीड़, सरो और सफेदा, चिनार, कैल आदि जंगल, ये पेड़ों के जंगल है जो वहाँ बड़े बड़े, जब वहां पहुंच जाता है इनको याद आती होगी अपनी पुरानी बातें कि हम ऊपर कैसी थी, जब हिमालय से हम निकली थी तो कैसे हम उछल कूद करते हुए निकल रहे, तब इनको पुरानी बातें याद आती होंगी। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुलता होगा, ठीक है। अब कह रहे हैं कि कौन जाने, भाई कौन जान सकता है इस बात को? कौन जाने कि जो हिमालय है, हिमालय बूढ़ा है, बूढ़ा बाप की तरह है, ठीक है, जो इसकी ये बेटियां हैं वो इनके लिए अपना सिर धुलता होगा। सिर धुलना, सिर धुलना का मतलब, धुलना का मतलब क्या होता है? धुलना का मतलब होता है परेशान होना, ठीक है, तो अपना कितना परेशान होता है, अपना सिर धुलता होगा कि अरे कहाँ से लड़कियां आती, ठीक है, इतना तंग करती हैं मेरे को, ठीक है, ऐसी बात। तो बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछे तो उत्तर में विराट मौन के सिवा उनके पास और रखा ही क्या है। अगर आप बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछें, ठीक है, इन नदियों के बारे में, तो जो है मौन के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, वहां कोई जवाब देने वाला नहीं है आपको। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम इसको पूरा पढ़ेंगे। धन्यवाद।